आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो परिपथ से गुजरने वाली विद्युत धारा उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ इफेक्ट, ऑल अबव इफेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए चुंबकीय प्रभाव, दीप्त प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव, ये तीनों उत्पन्न करती है परिपथ से गुजरने वाली विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लाया हूँ आपके लिए। ठीक है ना, आइए दोस्तों देखिए जो क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक अच्छे चालक के गुण हैं। तो क्या अच्छे चालक का गुण है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ये एक अच्छे चालक का क्या है? गुण है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलागुण बराबर क्या होता है? बलागुण का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तो देखिए बल गुणे त्रिज्या होता है। बल गुणे फोर्स गुणे रेडियस, बल गुणे त्रिज्या या बल गुणे दूरी भी कह सकते हैं। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युतीय रूप से आवेशित परमाणु को सामान्यतः कहा जाता है। विद्युतीय रूप से आवेशित परमाणु को क्या कहा जाता है दोस्तों? लोहा, समस्थानिक कहा जाता है या फिर आयन? क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विद्युत धारा का पारंपरिक प्रवाह होता है तो कहाँ से होता है दोस्तों? धनात्मक से ऋणात्मक होता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सभी वाट के तुल्य हैं। निम्नलिखित में से सभी वाट के तुल्य हैं, किसके अतिरिक्त तुल्य है? ठीक है ना, देखिए दोस्तों जो एम्पियर बटा वोल्ट है ये जो है वाट का मात्रक नहीं होता है, लेकिन बाकी जो है देखिए बाकी जो है बस यहाँ पे एम्पियर का स्क्वायर ओम ये है। ठीक है, जूल प्रति सेकंड ये भी वाट का मात्रक है, एम्पियर गुणे वोल्ट ये भी वाट का मात्रक है। ठीक है ना, लेकिन जो एम्पियर बटा वोल्ट है ये नहीं होता है, एम्पियर गुणे वोल्ट होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, एम्पियर का स्क्वायर गुणे ओम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी वाट के तुल्य हैं, लेकिन जो डी वाला है वो वाट के तुल्य नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, एक खुला हुआ प्रेरकीय कुंडली का है। एक खुला हुआ प्रेरकीय कुंडली का है, क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। क्या है दोस्तों? अनंत प्रतिरोध है। क्या है? अनंत प्रतिरोध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लघु परिपथ वह है जो, वो एक लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट वह है जो दोस्तों देखिए धारा प्रवाह के लिए बहुत निम्न प्रतिरोध का पथ प्रदान करता है। शॉर्ट सर्किट क्या है? धारा प्रवाह के लिए बहुत निम्न प्रतिरोध का पथ प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, और एक बात याद रखिएगा कि अगर जो है शॉर्ट सर्किट कहीं होता है तो अनंत जो है धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियो स्टेट में प्रयुक्त तार सामग्री है तो कौन सी हम सामग्री जो है रियो स्टेट में प्रयोग करते हैं? यू रेखा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है दोस्तों? वैद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो किलोवाट घंटा में मापा जाता है, किलोवाट घंटा में मापा जाता है। ठीक है ना, और वैद्युत धारा को दोस्तों एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है ना, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, लेकिन वैद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श धारा स्रोत का शून्य होता है, क्या शून्य होता है? एक आदर्श धारा स्रोत का क्या शून्य होता है? तो आंतरिक प्रतिरोध जो है वो शून्य होता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। एक जूल दोस्तों किसके बराबर होता है? एक जूल जो है 1 वाट सेकंड के बराबर होता है। एक जूल जो है 1 वाट सेकंड के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोल्डर एक मिश्र धातु है, यानी कि सोल्डर जो है किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो टिन और लेड और टिन के मिलने से बना होता है। लेड और टिन का मिश्र धातु होता है सोल्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा कि एक संधारित्र को स्थापित करने का सबसे अच्छा स्थान क्या है? एक संधारित्र को स्थापित करने का सबसे अच्छा स्थान क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेरकीय लोड टर्मिनल के आसपास, यानी कि अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द इंडक्टिव लोड, प्रेरकीय लोड टर्मिनल के आर पार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेपर संधारित्र है, पेपर कंडेंसर क्या है दोस्तों? देखिए आइए आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, आमतौर पर एसी में उपयोगी होता है। ठीक है ना, पेपर कंडेंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, एक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? एक तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है दोस्तों? याद रखिएगा कि ये केवल 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। ठीक है ना, एक तो उस मटेरियल पर डिपेंड करती है दोस्तों, और उस पर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बता रहा है। एक तार की जो रेजिस्टिविटी होती है पदार्थ पर, लंबाई पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, तो दोस्तों देखिए प्रतिरोधकता की बात कर रहा है, रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है, प्रतिरोध की बात ये नहीं कर रहा है। प्रतिरोध ज़्यादा दोस्तों तब जो है मटेरियल पर, लंबाई पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है दोस्तों, लेकिन जो प्रतिरोधकता है ना, रेजिस्टिविटी है, ये केवल 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। याद रखिएगा, एक उस मटेरियल पर, ठीक है ना, मटेरियल पर, और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो इसका जो इसमें से राइट आंसर होगा वो केवल ऑप्शन ए वाला होगा, पदार्थ पर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा पदार्थ पर डिपेंड करता है। हर पदार्थ की अपनी अलग प्रतिरोधकता होती है। ठीक है दोस्तों, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ही कम डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है,
तो ये ऑप्शन डी वाला ये गलत है, इस पर डिपेंड नहीं करता है, क्रॉस सेक्शन पर, लंबाई पर, पदार्थ पर, इस पर प्रतिरोध डिपेंड करता है, प्रतिरोध डिपेंड करता है इन सभी चीज़ों पर, ठीक है ना। ये प्रतिरोधकता पूछ रहा है तो केवल पदार्थ पर डिपेंड करता है, इसमें ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है? एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है दोस्तों? आइए इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी है। क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर जो धारा होता है वो वोल्टता के साथ एक ही कला में होता है, यानी कि करंट इज इन अ फेज विथ द वोल्टेज, यानी कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि फ्यूज से लाभ प्राप्त होता है। फ्यूज से क्या लाभ प्राप्त होता है दोस्तों हमको? तो ऑप्शन नंबर देते हैं डी उपरोक्त सभी, यानी कि ए सबसे सस्ते प्रकार की सुरक्षा देता है, बी वाला है विपरीत समय धारा विलक्षण जो अभिलाक्षणिक होता है और इसको इसके लिए कोई रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती है, नो मेंटेनेंस, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी इसके जो है क्या विशेषता कर सकते हैं, ठीक है ना, इसके लाभ कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कर रहा है कि पदार्थ का वह गुण है जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स के उत्पादन का विरोध करता है, यानी कि वह कौन सा इसमें चीज़ है जो मतलब चुंबकीय फ्लक्स के उत्पादन का विरोध करता है दोस्तों? तो चुंबकीय प्रतिष्ठम्भ जैसा है जो चुंबकीय फ्लक्स के उत्पादन का विरोध करता है। जिस प्रकार दोस्तों विद्युत परिपथ में बात करें तो जो प्रतिरोध होता है वो विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, जो चुंबकीय प्रतिष्ठम्भ होता है, मैग्नेटिक रिलक्टेंस होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स के उत्पादन का विरोध करता है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है कि लव चुंबकीय पदार्थ के लिए प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि स्थिर नहीं होती। लव चुंबकीय पदार्थ के लिए प्रवृत्ति यानी कि अनुकार्यता जो है वो स्थिर नहीं होती, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यावहारिक रूप से सभी कार्बनिक पदार्थ होता है, तो क्या होता है दोस्तों? जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो ऑप्शन सी प्रतिचुंबकीय होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो मटेरियल 3 प्रकार का होता है, देखिए एक फेरोमैग्नेटिक होता है, लव चुंबकी, अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी। दोस्तों लव चुंबकी पदार्थ क्या होता है? जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब लव चुंबकी में आते हैं। ये किसी मैग्नेट की चुंबकीय क्षेत्र में अगर इसको रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है चुंबकित हो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जो है आकर्षित होते हैं किसी चुंबक की तरफ, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र में। और अनुचुंबकी क्या होते हैं? ये बहुत ही कम जो है चुंबकित होते हैं, ठीक है ना। और प्रतिचुंबकी और जो है देखिए एक फेरोमैग्नेटिक होता है, देखिए फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो ये प्रतिचुंबकीय है, ये दोस्तों विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है, विपरीत दिशा में, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अतिचालक के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो एक सुपर कंडक्टर वो किसके उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? किसके उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? अतिचालक यानी कि सुपर कंडक्टर, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? एक एमीटर उपकरण है, तो एक जो है इंडिकेटिंग उपकरण है, यानी कि एमीटर क्या करता है कि परिपथ में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको इंडिकेट करता है, ठीक है दोस्तों, उसको इंडिकेट करता है, उसको बताता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? कह रहा है कि चालकों में विद्युत का संचालन की गति के कारण होता है। तो चालकों में जो विद्युत का संचालन होता है वो किसकी गति के कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स ऑनली, केवल इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो है विद्युत का संचालन परिपथों में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 37, ठीक है। क्या है कि धारा रेटिंग किसके मामले में आवश्यक नहीं होता है? धारा रेटिंग जो है किसके मामले में आवश्यक नहीं होता है? तो आइसोलेटर, विलगकारी के मामले में आवश्यक नहीं होता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है इस पर कोई इसका डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, डिपेंडेंसी कोई नहीं होती है आइसोलेटर में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक आइसोलेटर का तात्पर्य, यानी कि आइसोलेटर आखिर है क्या दोस्तों? आइसोलेटर करता क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी ब्रेकिंग द मैग्नेट अंडर नो लोड कंडीशन, यानी कि नो लोड स्थिति के तहत परिपथ को तोड़ता है, ठीक है ना। जब कोई लोड नहीं होता है तब परिपथ को, सर्किट को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये है आइसोलेटर का कार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि केबल का लेड शीथ क्षति होने का कारण क्या है? केबल का लेड शीथ क्षति होने का कारण है, क्या कारण है? आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला करेक्ट है, उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला क्या था, देखते हैं। देखिए यांत्रिक क्षति, यानी कि अगर कोई यांत्रिक क्षति भी होती है तो केबल का जो लेड शीथ है वो क्षति हो जाएगा, ठीक है ना। और बी वाला दोस्तों ने कंपन के कारण शीशे का क्रिस्टलीकरण, इससे भी जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। उसका सी वाला देखिए क्या है, भू में दबे मिट्टी में उपस्थित अशुद्धि के साथ रासायनिक क्रिया होगी तो भी जो उसका लेड जो शीथ है ऊपर का वो भी मतलब डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी इसमें से कारण हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
केबल को गर्म होने पर प्रचालित नहीं करना चाहिए, अन्यथा यानी कि दोस्तों कह रहा है कि अगर केबल गर्म हो गया तो जो है उसको कार्य में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सब हो सकता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि देखिए तेल के फैलाव के कारण शीत जो है वो फट जाता है, तो ये भी हो सकता है। बी वाला कह रहा है कि तेल का श्यानता ढीला हो सकता है और यह उच्च तल से आना शुरू कर सकता है। और सी वाला असमान फैलाव आयनीकरण की ओर ले जाने वाले विद्युत प्रतिरोधन को शून्य बना सकता है, ठीक है ना। तो ये सभी जो है उसके कारण हो सकते हैं, उसके परिणाम हो सकते हैं, ठीक है ना, अगर हम फिर भी प्रचालन करते रहेंगे तो। अगला क्वेश्चन है केबल का विद्युत रोधन भंजन के कारण होता है, यानी कि जो केबल है उसका जो विद्युत रोधन है, जो डाइलेक्ट्रिक है जो है वो मतलब भंजन किसके कारण हो सकता है दोस्तों। तो आइए देखिए ऑप्शन नंबर देखिए उपरोक्त में से कोई भी, देखिए तापीय अस्थिरता, छिद्र और ट्रैकिंग, ठीक है ना, इन तीनों के कारण जो है ये भंजन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है फाइबर ऑप्टिक केबल शक्ति पद्धति का मुख्य रूप से उपयोगी है, तो किसका उपयोगी है दोस्तों। देखिए ऑल ऑफ यानी कि कहाँ उसका हम प्रयोग करते हैं, तो स्काडा में प्रयोग करते हैं दोस्तों, शक्ति स्टेशन और सब स्टेशन के बीच संचार कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग करते हैं, शक्ति स्टेशन और भार नियंत्रण केंद्र के बीच जो है कम्युनिकेशन के लिए भी हम ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि शीत हानि को समाप्त करने के लिए सफल विधि के क्रम में है, किसके क्रम में है दोस्तों, तो क्रॉस बॉन्डिंग के साथ में केबल को पक्षांतरित करना इसी के क्रम में है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए यानी कि टू ट्रांसपोज द केबल अलॉन्ग विथ क्रॉस बॉन्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसको क्यों करते हैं, शीत हानि को कम करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक भूमिगत केबल पर अधिकांश आर्थिक भार होगा, कब होगा दोस्तों, क्या होगा, सर्ज लोडिंग से कम है, यानी कि जो भूमिगत केबल पर जो अधिकांश आर्थिक भार जो है वो सर्ज लोडिंग से कम होता है, ठीक है ना, सर्ज लोडिंग से कम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका उपयोग जो है केबल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है, यह केबल की रक्षा भी करता है और तनाव मुक्त रखता है, किसका उपयोग हम करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी केबल ग्लैंड का हम प्रयोग करते हैं, केबल ग्लैंड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक केबल के विद्युत रोधन का टूटने से की उपयोग द्वारा आर्थिक रूप से बचा जा सकता है, एक केबल के विद्युत रोधन का टूटने से। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ए यानी कि क्या कह रहा है कि विद्युत रोधन पदार्थ भिन्न भिन्न पराविद्युत स्थिरांक, और ऑप्शन बी इंटरसी, तो ये दोनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 66 किलो वोल्ट से ऊपर प्रचालन वोल्टेज के लिए कौन से केबल का उपयोग होता है, 66 किलो वोल्ट से ऊपर, तो ऑप्शन नंबर सी ऑयल फील्ड केबल का हम प्रयोग करते हैं, ऑयल फील्ड केबल का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केबलों का सर्ज प्रतिरोध होता है, केबलों का सर्ज प्रतिरोध होता है, सर्ज रेजिस्टेंस कितना होता है, 50 ओम होता है, इसको आपको रटना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो केबलों का सर्ज प्रतिरोध कितना होता है, 50 ओम होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक खुले एंडेड केबल के शक्ति गुणक में सुधार जो है किया जा सकता है, एक खुले एंडेड केबल के शक्ति गुणक में सुधार किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं दोस्तों, देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी विद्युत रोधन प्रतिरोध में वृद्धि करके, इंक्रीजिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, एक केबल की संधारित्र बढ़ जाती है, यानी कि द कैपेसिटेंस ऑफ केबल इंक्रीजेज, कब बढ़ जाती है दोस्तों, जब रैखिक रूप से केबल की लंबाई में वृद्धि के साथ, यानी कि अगर रैखिक रूप से जो है केबल की लंबाई बढ़ती है तो क्या होता है दोस्तों, केबल की संधारित्र जो है वो बढ़ जाती है, कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है दोस्तों टोटल जो है मैंने कंप्लीट कर दिया 100 क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसा ही जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा और छोटे बच्चों से प्यार करेगा, बड़ों का सम्मान करेगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।